हेलो बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 पादप में जनन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पादपों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस हमने क्लियर करी थी और जो अलैंगिक जनन की विधियाँ कायिक प्रवर्धन तथा मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण के बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में आज हम कर रहे हैं पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है आज हमें। तो लैंगिक जनन एक्चुअल में क्या होता है? तो जनन की वह विधि जिसमें कि सजीव के लैंगिक अंग द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। नर और मादा सजीव के जननांगों में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है और इन युग्मकों के संलयन द्वारा नई संतति का विकास होता है। अब इस चीज़ को पूरा कैसे हम क्लियर करते हैं, देखो मनुष्य में या जंतुओं में क्या होता है, एक मेल पीढ़ी होती है और एक फीमेल पीढ़ी होती है। इन दोनों के जो संयोग से क्या बनता है, नई संतति का विकास होता है। यानी कि लैंगिक जनन के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाएगी, एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों के संयोग से क्या होगा, नई संतति का विकास होगा। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस जो है वो पादपों में भी पाया जाता है, बट पादपों में ये जो विधि होती है वो अलग टाइप से होती है। ठीक है, तो पादपों में जो नर जननांग होते हैं और जो मादा जननांग होते हैं वो किसके अंदर स्थित होते हैं, पुष्प के अंदर। ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पादपों का जो जनन अंग होता है वो पुष्प होता है। क्लास 6 में आप पढ़ के आए हैं, पादपों का जनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है। या पहली वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, जब मैंने आपको कायिक भाग और लैंगिक भाग पढ़ाए थे पादप के, तब आपको बताया था कि पादप के जो कायिक भाग होते हैं वो जड़, तना, पत्ती, शाखा आदि होते हैं, जबकि जो लैंगिक भाग होता है वो पुष्प होता है। ठीक है, तो ये जो पुष्प है इसी के अंदर जो होते हैं पादप के जननांग उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हमको क्लियरली पहले पुष्प की संरचना समझनी पड़ेगी। तो देखिए, पुष्प जो है वो पादप का बहुत आकर्षक भाग है जो पादप के लैंगिक जनन में सहायता करता है। इसके निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन और पुष्प के जननांग। तो देखना, सहायक चक्र के अंदर जनन क्रिया में सहायता करता है पुष्प, परंतु उसके सहायक चक्र पाए जाते हैं। सहायक कौन से? बाह्य दलपुंज। कौन सा है बाह्य दलपुंज? देखना, पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है, देखना आपने पुष्प को कली अवस्था में देखा है, तो पुष्प का कलिका अवस्था में जो ये हरे रंग का लीफी पार्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का जो पत्ती नुमा संरचना दिखाई देती है, जो कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है, वो जो कली अवस्था में रहता है तब आपने उसको ग्रीन कलर के कवर में ढका हुआ देखा। धीरे धीरे जब वो मैच्योर होने लगता है तो वो ग्रीन कलर का हिस्सा नीचे की ओर चला जाता है और ऊपर से क्या निकल जाता है, पुष्प निकलने लगता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का लीफी पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम बाह्यदल कहते हैं, और इन पत्तियों का जो पूरा चक्र है वो क्या कहलाता है, बाह्यदलपुंज कहलाता है। ये जो बाह्यदलपुंज होता है वो पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इस बाह्यदलपुंज के खुलने के बाद जो अंदर एक रंगीन भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, पादप का पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है। इसे हम दल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल, दल। ठीक है, और ये जो दल है वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं कलर में। ठीक है, सब पुष्पों में अलग अलग कलर के है। गुलाब में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, गेंदे में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। तो ये जो कलरफुल पार्ट है पुष्प का वो क्या कहलाता है, दल कहलाता है। और इनका जो पूरा एक चक्र है, 1 2 3 नंबर्स में कितने भी हो सकते हैं, तो ये जो पूरा चक्र है वो क्या कहलाता है, दलपुंज कहलाता है। ये पुष्प को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाता है और कीटों को पुष्प के प्रति आकर्षण करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब कीट पुष्प की तरफ आकर्षित क्यों होंगे, उसका रीज़न क्या है वो बाद में बताती हूँ आपको। फिर आता है पुष्पासन। पुष्पासन क्या है? पुष्पासन ये जो नीचे फूला हुआ भाग आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा जिस पर ये पुष्प के सारे भाग उपस्थित है, दल, बाह्यदल और पुष्प के जो जननांग है, वो सब जो इस फूले हुए भाग पर स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, ये हिस्सा पुष्पासन कहलाता है, जो कि सभी भागों को आधार प्रदान करता है। पुष्प के जननांग, नेक्स्ट आता है पुष्प के जननांग। अब देखो, पुष्प जो है वो जननांग के आधार पर उनमें 2 प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। एक तो होता है नर जननांग, मेल पार्ट, और एक हो जाता है फीमेल, मादा जननांग। ठीक है, नर जननांग को हम कहते हैं पुंकेसर और स्त्री जननांग को हम क्या कहते हैं, मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो जो मेल पार्ट है वो कहलाएगा पुंकेसर, जो फीमेल पार्ट है वो कहलाएगा स्त्री केसर। ठीक है, अब इस मेल पार्ट में और फीमेल पार्ट में क्या क्या संरचनाएं होती है देखना। तो मेल पार्ट कौन सा है? ये जो आपको
नलिका नुमा संरचना दिखाई दे रही है संख्या में 1 2 3 4 चार जो संख्या में दिखाई दे रही है नलिका नुमा संरचना जो आसपास है। ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। ठीक है, पुष्प का क्या है, ये नर जननांग है। ये नर जननांग जो है वो भी दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो ये लंबी नलिका नुमा संरचना जिसे हम पूतंतु कहते हैं, तंतु हो गया ना, ये तंतु नुमा संरचना है। ठीक है, इसे हम पूतंतु कहते हैं। और ऊपर इसके देखना ये आपके लोब टाइप संरचना दिखाई दे रही है, इस तरह से कोष्ठक नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं, पराग कोश। ठीक है, पराग कोश और पूतंतु ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जो कि नर जननांग है पुष्प का। ये हिस्सा देखना, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको क्लियरली, ये जो पुंकेसर है वो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ये पूरी लंबी नुमा संरचना है, ये पूतंतु है। इसके ऊपर ये जो कोष्ठक नुमा संरचना है ये पराग कोश कहलाता है। ठीक है, अब मादा जननांग स्त्री केसर की बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नर जननांग में ये जो पराग कोश है उसका क्या काम है। तो पराग कोश जो है वो जनन क्रिया में क्या करता है, पराग कणों का निर्माण करता है। ऐसे छोटे छोटे पराग कोशों में क्या होते हैं, पराग कण निर्मित होते हैं। ठीक है, ये परागकण जो है वो नर युग्मक कहलाते हैं। अब ये जो नर युग्मक है, युग्मक वर्ड का मीनिंग क्या है, युग्मक वर्ड का मीनिंग होता है कि जनन क्रिया में, लैंगिक जनन के समय जनन क्रिया में सजीवों के जो जननांग होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग, उनके अंदर एक सिंगल कोशिका बनती है, एक कोशिका बनती है जो कि जनन क्रिया में आगे सहायता करती है। उस पहली कोशिका बनने वाली जो कोशिका है उसको हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, युग्मक। ठीक है, ये जो युग्मक है ये पराग कोश में बन रही है, नर जननांग में बन रही है, नर युग्मक कहलाएगी। तो पुष्प का नर युग्मक या पादप का नर युग्मक कौन सा हो गया, पराग कण। ठीक है, याद रखना इसे। नेक्स्ट आता है मादा जननांग। मादा जननांग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम स्त्री केसर। ठीक है, इसके मेनली ये जो सेंटर में आपको ये दिखाई दे रहा है ये इसका पुष्प का मादा जननांग है। और इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। देखना यहाँ पर मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको। ऊपर ये जो चपटा भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो हिस्से में चपटा है उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और उसके नीचे जो ये लंबा पतला लंबी नलिका नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है वो कहलाती है वर्तिका। क्या कहलाती है वो, वर्तिका कहलाती है। ठीक है, ये जो लंबी संरचना आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है वर्तिका। और इस वर्तिका के नीचे ये जो फूला हुआ भाग है जो पुष्पासन पर स्थित है, इस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। मादा जननांग स्त्री केसर के 3 पार्ट हो गए, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। वर्तिका और वर्तिकाग्र का काम क्या है, पराग कणों को, पुष्प के पराग कणों को प्राप्त करना। ठीक है, वो क्रिया किस प्रकार से होती है वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर एक छोटा सा युग्मक उत्पन्न होता है। अंडाशय के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडकोशिका कहते हैं। नर युग्मक को परागकण कहते हैं और मादा युग्मक को अंडकोशिका कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प का मादा युग्मक अंडकोशिका है, पुष्प का नर युग्मक कौन सा है, परागकण है। नर जननांग पुंकेसर, नर युग्मक परागकण। ठीक है, और मादा जननांग स्त्री केसर, मादा युग्मक अंडकोशिका। ये क्लियर हो गया। अब ये जो अंडाशय है इसी के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे अंडाशय परिपक्व होने लगता है, जब लैंगिक जनन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तब अंडाशय परिपक्व होने लगता है। तो अंडाशय आगे चलकर फल बना लेगा और अंडाशय के अंदर ये जो अंड कोशिका है जो बीजांड के अंदर स्थित है वो धीरे धीरे क्या बना लेगी, बीज बना लेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, पुष्प के लैंगिक अंगों की पहचान करना और पुष्प का डायग्राम बनाना। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो आपको क्लियरली आना चाहिए बनाना, और इसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे, पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर के पार्ट और स्त्री केसर के पार्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो नर युग्मक है वो परागकण होते हैं। परागकण क्या होते हैं देखना, यहाँ पे ये जो क्लियरली आपको मैं दिखाती हूँ, ये पत्ती के अंदर ये जो संरचना है आप देख रहे हैं येलो कलर का पार्ट जो इस फूल से
पुष्प से इस पर गिरा है। ठीक है, ये जो येलो कलर के छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, परागकण है, जो कहाँ बने, पुंकेसर के अंदर बने थे। ठीक है, और ये परिपक्व होकर पत्ती पर गिरे हैं। ये परागकण बहुत हल्के होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, और इतने हल्के होते हैं कि ये वायु में तैरते हुए कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, या कीटों द्वारा कहीं पर भी इजीली लाए जा सकते हैं। कीटों के शरीर पर ये परागकण, जब भी कोई कीट पुष्प का मकरंद लेने के लिए उस पर बैठता है तो उसके शरीर पर ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। पुष्प के परागकण जो है वो कीटों के शरीर पर चिपक जाते हैं, और चिपक कर क्या कर लेते हैं, उसके शरीर पर जब वो कीट अन्य किसी पुष्प पर जाकर बैठता है तो उसके वर्तिकाग्र पर ये परागकण गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो परागकण हैं वो बहुत हल्के होते हैं और हवा में तैर सकते हैं। ठीक है, हवा में, जल में, इनके द्वारा ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जा सकते हैं। मादा युग्मक अंड कोशिका, ये आपको बता रही हूँ, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र, ठीक है, और ये वर्तिका। इस वर्तिका नलिकानुमा संरचना के नीचे ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर ये अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये अंड कोशिका मादा युग्मक कहलाएगी। निषेचन के पश्चात ये जो अंड कोशिका है वो ये इस तरह से फूल जाएगी, और फूलकर वो क्या बना लेगी, ये जो अंड कोशिका है वो क्या होगी, इस तरह से फूल जाती है, और फूल कर क्या बना लेती है, फल का निर्माण कर लेती है। धीरे धीरे ये पुष्प सूख कर गिर जाता है, और ये जो फल है वो विकसित हो जाता है। इस फल के अंदर ये जो अंड कोशिका बनी थी और इसके बाहर वाला ये जो भाग है, ये भाग जो है वो बीजांड कहलाता है। ठीक है, ये जो बीजांड और ये जो अंड कोशिका बनी है, ये अंड कोशिका तो फल में बन गई, और ये जो बीजांड है उसके अंदर ये जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, निषेचन के पश्चात फल का निर्माण कौन करता है, और बीजांड जो है वो बीज का विकास करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इस पूरे प्रोसेस को हम वापस से समझते हैं क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जननांगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प उगते कितने प्रकार के, तभी हम इसके आगे की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो जननांगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एक लिंगी पुष्प और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, एक लिंगी यानी कि जिसमें केवल एक जननांग उपस्थित हो, या तो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट। ठीक है, या तो नर जननांग उपस्थित होगा या फीमेल यानी मादा जननांग उपस्थित होगा किसी एक पुष्प के अंदर। देखना इस पुष्प को ध्यान से, इसमें केवल क्या है, पुंकेसर उपस्थित है। ठीक है, और इसमें क्या है, फीमेल वर्तिकाग्र उपस्थित है। ठीक है, स्त्री केसर उपस्थित है उसे हम मादा पुष्प कहेंगे, जिसमें पुंकेसर उपस्थित है उसे नर पुष्प कहेंगे। तो कुल मिलाकर एक लिंगी पुष्प नाम से पता चल रहा है, जिसमें एक लिंग यानी कि केवल एक जननांग उपस्थित हो उसे हम कहेंगे एक लिंगी पुष्प। इसके एग्जाम्पल है मक्का, पपीता, खीरा, ककड़ी। ठीक है, इनके अंदर केवल एक ही प्रकार के जननांगों वाला पुष्प उत्पन्न होता है, एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होता है। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प जिसमें कि एक ही पुष्प के अंदर दोनों जननांग उपस्थित हो, नर और मादा यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों किसमें उपस्थित हो, एक ही पुष्प के अंदर, जैसे इसमें बताया मैंने। ठीक है, ये लिली का पुष्प है, गुड़हल के पुष्प और धतूरे के पुष्प में, पिटूनिया के पुष्प में भी आप इसी प्रकार के देख पाएंगे। ये तो हो गया स्त्री केसर और उसके चारों ओर ये हो गए आपके पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर जो है वो दोनों एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित हो तब हम उसे द्विलिंगी कहेंगे। ठीक है, और एक लिंगी का अर्थ हो गया सिर्फ एक जननांग उपस्थित हो। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, पूछा जाता है डिफरेंस वाइज भी और परिभाषा के हिसाब से भी, उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट, अब पुष्प में परागन। तो देखिए, सबसे पहले का प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस ये हो गया कि पुष्प में क्या बन गए, अब पुष्प में बन गए आपके परागकण, जब और मादा कोशिका बन गई, मादा में बन गई अंड कोशिका। तो पुष्प के लैंगिक जनन की विधि में सबसे पहले क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि नर जननांगों में पुंकेसर में परागकणों का निर्माण हो गया, और जो अंडाशय है, स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर अंड कोशिका का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में परागन की क्रिया होगी। परागन की क्रिया कहते किसे, परागन किसे कहते हैं, परागन
किसी पुष्प के पराग कणों का, ये जो पुंकेसर के परागकोश के अंदर पराग कण बने, इन पराग कणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी। पुंकेसर से पराग कणों के कहाँ पहुंचने की क्रिया? वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ये पराग कण नहीं है, क्या है ये? परागण, परागण कहलाती है। ये जो विधि है इसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। वापिस से एक बार क्लियर कर दूं, पुंकेसर से परागकोशों के, पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, ठीक है, ये क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब ये परागण जो है वो सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अब मैंने जब आपको बता दिया कि एक नर पुष्प होता है, एक मादा पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्पों में तो ये ऐसे ही हो सकता है ना, बहुत पास पास होते हैं परागकण, और पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही साथ होते हैं, तो ये क्रिया बहुत क्लियरली हो सकती है। ऐसे द्विलिंगी पुष्पों में तो ये क्रिया बहुत इजीली हो सकती है। लेकिन जो एक लिंगी पुष्प है, जिनमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर हो, वहाँ ये प्रक्रिया कैसे होगी? परागण कैसे होगा? तो उसके आधार पर ये जो परागकण है वो दो प्रकार से हो सकते हैं। परागण की विधियां है स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण की विधि क्या है? जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। देखो कैसे, इसको क्लियरली समझना। स्वपरागण की क्रिया देखना, या तो परागकण क्या हो? परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, या उसी प्लांट के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे। समझ रहे इस चीज को? या तो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी प्लांट के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, तब वो क्या बन जाएगा? स्वपरागण होगा। उसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण, यानी अपने ही पुष्प के अंदर परागण की क्रिया हो रही है। लेकिन एक परागण ऐसा भी होता है जिसे हम परपरागण कहते हैं, यानी कि पुष्प जो है उस पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प, किसी अन्य पादप के पुष्प पर अगर गिरते हैं तब वो क्या कहलाएगा? परपरागण कहलाएगा, ठीक है। सिंपल है। एक पुष्प से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाए, या उसी पादप के अन्य पुष्प पर ट्रांसफर हो जाए, वो तो हो गया स्वपरागण। और ऐसा पॉसिबल कब है? जब वो द्विलिंगी पुष्प हो, धतूरा, गुड़हल, इस प्रकार के प्लांट्स में संभव है, ठीक है। लेकिन परपरागण कब होगा? जब एक लिंगी पुष्प है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते परागण की क्रिया। तब क्या होगी कि वो उसी पुष्प के क्या हो सकते हैं कि जब पुष्प से परागण उसी प्रजाति के, जैसे अगर गुड़हल का पुष्प है तो गुड़हल के पुष्प के साथ ही होगा, पपीते का पुष्प है तो पपीते के पुष्प के साथ ही होगा, ठीक है। तो जब पुष्प से परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तब हम उसे परपरागण कहते हैं। जैसे कि पपीता, लौकी, सरसों, ऐसे एक लिंगी पुष्पों में परपरागण की क्रिया होती है। अब देखो, स्वपरागण और परपरागण में ये तो डिफरेंस है ही, साथ में ये डिफरेंस भी है देखो कि स्वपरागण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, परागकणों के ट्रांसफर के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ये स्वतः ही होता है, अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परपरागण चूंकि प्लांट्स दूर दूर है ना, तब क्या होगा? इसके बीच में परागकणों को ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। अब ये माध्यम कौन से हो सकते हैं? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों द्वारा इनका परागण होता है, ठीक है। तो स्वपरागण परपरागण में ये एक मेन डिफरेंस है कि स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। और एक डिफरेंस और ये हो सकता है कि स्वपरागण के अंदर जो परागकण है उनके नष्ट होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि प्लांट सेम है, आसपास ही गिरेंगे, तो बहुत ये संभावना रहती है कि परागण जो है वो बहुत सफलतापूर्वक हो सकता है। लेकिन परपरागण में ये जो परागकण है वो नष्ट हो सकते हैं, ये पूरे रास्ते पर जाते जाते ये परागकण कहीं पर भी नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो परपरागण में परागकणों के नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो ये तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया स्वपरागण और परपरागण में। एग्जाम्पल वाइज आपको डिफरेंस पूछा जाता है, प्लस आपको डायग्राम भी इसका तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, अब परागण की क्रिया हो गई, जो परागकण हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसके बाद की क्रिया क्या होगी? तो इसके बाद की क्रिया होती है निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
निषेचन की क्रिया में क्या होता है, जो परागकण होते हैं वो अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाते हैं यानी संलयित हो जाते हैं। ये जो मेल गैमिट बना, परागकण बने, ये फीमेल गैमिट यानी कि मादा युग्मक अंड कोशिका के साथ आपस में क्या होता है, संयोजित हो जाते हैं और एक कोशिका और बना देते हैं। ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक कोशिका बना लेती है, वो कोशिका क्या कहलाती है, जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, यही युग्मनज आगे चलकर धीरे धीरे क्या बना लेगा, बीज बना लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो निषेचन की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण और अंड कोशिका आपस में संयोग करके एकल कोशिका का निर्माण करती है। ये एकल कोशिका युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। ये जाइगोट धीरे धीरे आगे चलकर क्या बना लेगी, कोशिका में ये आगे चलकर क्या बना लेगी, युग्मनज बना लेगी। अब ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे, एक बार इसको समझना। जब ये परागकण परागण की क्रिया द्वारा जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये वर्तिकाग्र, चूंकि वर्तिकाग्र पर पहुंचे, पहुंचना कहाँ है इनको, अंड कोशिका तक, तभी इनका आपस में संयोग होगा। तो ये क्रिया कैसे संभव होगी, इस क्रिया के लिए देखना, इसमें परागकण धीरे धीरे क्या करते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित यानी कि परागकणों में से एक नलिका निकलने लगती है। ठीक है, ये नलिका वर्तिकाग्र को भेदते हुए चलती है और कहाँ पहुंचती है, इस नलिका द्वारा कहाँ पहुंचती है, अंदर, अंडाशय के अंदर बीजांड में पहुंचती है। ठीक है, बीजांड में क्या उपस्थित है, अंड कोशिका। अब ये जो परागकण के अंदर जो ये कोशिका पहुंची, परागकण की जो नर केंद्रक है वो इस अंड कोशिका के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये परागकण और ये अंड कोशिका ये आपस में मिल जाती है और मिलकर क्या बना लेती है, एक नई कोशिका बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण करेगा और ये भ्रूण आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, आइए इसको क्लियरली समझते हैं। ये जो परागकण है ये यहाँ पहुँच चुके हैं वर्तिकाग्र पर। अब ये किस तरह से आगे पहुँचते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को, इसको क्लियरली समझते हैं। देखना इसमें क्या होता है, ये जो परागकण है ये अंड कोशिका तक पहुँचने की क्रिया, परागकण धीरे धीरे अंकुरित होकर एक पराग नलिका का निर्माण कर रहे हैं। पराग नलिका में नर केंद्रक उपस्थित है। अब ये धीरे धीरे पराग नलिका अंड कोशिका में पहुंचती है। ये नर केंद्रक जो है वो अंडाशय में पहुंचकर अंड कोशिका के साथ क्या कर लेते हैं, युग्मन कर लेते हैं, यानी इन दोनों का आपस में जुड़ाव हो जाता है और जुड़ाव होकर ये क्या बना लेते हैं, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। समझ में आ गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई, निषेचन की प्रक्रिया क्लियर हो गई। परागकण और अंड कोशिका के आपस में जुड़ने की क्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। परागकण और अंड कोशिका यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में जुड़कर युग्मनज बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, निषेचन के बाद ये जो युग्मनज है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, विकास करके किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये जो भ्रूण है वो बीज के अंदर सुरक्षित रहता है। किसके अंदर, बीज के अंदर सुरक्षित रहता है और धीरे धीरे ये बीज जब जर्मिनेट होता है, बीज का अंकुरन जब होता है तो नया पादप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद होने वाली प्रक्रिया को भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर आपको हो गया निषेचन किसे कहते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में ओनली निषेचन का डायग्राम पूछा जाता है और निषेचन की डेफिनेशन पूछी जाती है। युग्मनज पूछा जाता है क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए युग्मनज क्या होता है। युग्मनज नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बनने वाली एकल कोशिका होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब निषेचन कंप्लीट हो गया। निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद ये जो अंडाशय है, जो फूला हुआ भाग था,
वो अब धीरे धीरे क्या बना लेगा, फल बना लेगा। ये पहले भी बता चुकी है आपको, ठीक है। ये फल बना लेगा और फल पककर इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ये जो अंदर की भाग था जिसमें अंडकोशिका उपस्थित थी, जिसे हम बीजांड कह रहे थे, ये बीजांड क्या कर लेगा, अंडकोशिका का ये जो युग्मनज है वो धीरे धीरे भ्रूण यानी कि बीज बना लेगा, ठीक है। ये जो बीज है वो बीजावरण द्वारा ढका रहता है, फल के बीजावरण द्वारा ढका रहता है, और अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बीज उपस्थित होते हैं। तो बीजों का विकास कहाँ होता है, बीजांड में होता है। फल कौन बनाता है, अंडाशय बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब ये बीज हमने पढ़ लिए, सारा प्रोसेस पढ़ लिया लैंगिक जनन का। अब हम पढ़ रहे हैं कि बीज अगर बन चुका है तो बीजों का प्रकीर्णन कैसे हो रहा है। प्रकीर्णन वर्ड का मतलब क्या है? प्रकीर्णन वर्ड का मतलब होता है कि बीजों का अपने मातृ पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर गिर जाना, विभिन्न स्थानों पर बिखर जाना, स्थानांतरित हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। अब ये बीज जो है वो अलग अलग विधियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर पहुंच सकते हैं, जैसे वायु द्वारा सबसे पहले। अब ऑब्वियसली वायु द्वारा जो बीज पहुंचेंगे वो हल्के होंगे, बहुत ज़्यादा हल्के होंगे, पंख युक्त होंगे, रोएदार होंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, ड्रमस्टिक हो, सहजन की जो फलियाँ आपने देखी होगी, मैपल, मदार, सूरजमुखी, इन सभी के जो बीज होते हैं वो हल्के होंगे, पंख युक्त होते हैं या रोएदार होते हैं। आँख के बीज आपने देखे होंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं, रोएदार होते हैं, जो इस तरह से घूमते रहते हैं कहीं पर भी। तो ये वायु द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पहुंचकर ये अंकुरित हो जाते हैं। जल द्वारा कमल, नारियल, जो जल के आसपास उगने वाले पौधे, उनमें। जंतुओं और पक्षियों द्वारा, ये जो पौधे होते हैं जो जल द्वारा विकिरणित होने वाले या प्रकीर्णित होने वाले जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, जो जल में तैर पाते हैं और तंतु रूपी होते हैं, ठीक है। जंतुओं और पक्षियों द्वारा जो स्थानांतरित होने वाले, उनमें क्या होता है, कांटेदार होते हैं, वो जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं, या हुक होते हैं उनके अंदर जो कि जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं, और जंतु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर गिर जाते हैं। मनुष्यों द्वारा कैसे हो सकता है, हम बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और उनके बीज इधर उधर फेंक देते हैं, जैसे आम हमने खाया और आम की गुठली कहीं पर फेंक दी, तो उससे क्या बन गया, नया प्लांट बन गया, ठीक है। बीजों के फटने से, तो बीजों के कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है, फलियों में लगते हैं, इस प्रकार की फलियों में लगते हैं। जब वो फली फटती है तो वो बहुत झटके से फटती है, जिसके कारण क्या होता है, उनके बीज जो है चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो ऐसे पौधे हैं एरंड और बालसम। तो यहाँ पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो बीजों का प्रकीर्णन है उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और उनकी विधियों के एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है। यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जंतुओं पक्षियों द्वारा प्रकीर्णित होने वाले बीज कौन से हैं, तो आपको नाम याद होने चाहिए, जैंथियम और यूरिना। तो इस तरह के एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं, तो आपको एग्जाम्पल वाइज याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बीजों का प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है। आपने कभी सोचा कि बीज अगर एक ही जगह पर उगने लग जाए और एक ही जगह पर गिरे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सारे पौधे एक साथ उग सकते हैं। आपने देखा होगा टमाटर आपने कभी लगाया तो टमाटर के सारे बीज अगर एक ही जगह पर उग गए तो क्या सारे पौधे स्वस्थ होंगे और जीवित रह पाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पौधों के उगने के लिए जो सूर्य का प्रकाश, खनिज, जल चाहिए, वो इनके लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन बन जाएगा इनके लिए, ठीक है ना। एक ही जगह पर अगर पादप उग रहे हैं तो उनके फैलने के लिए उनके जड़ों को जगह चाहिए, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बीजों का प्रकीर्णन इसीलिए आवश्यक है ताकि पौधे बीज जो है हर जगह, सब जगह स्थानांतरित हो जाए और उनका जो सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, खनिज आदि की और स्थान के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उनके बीच में ख़त्म हो जाए और वो क्या हो, आसानी से उचित वृद्धि कर सके, सभी उनको भरपूर पोषण मिल सके और एक स्वस्थ पौधा उग सके, ठीक है। नया पौधा जो होगा वो स्वस्थ उगेगा, तो इसीलिए बीजों का प्रकीर्णन आवश्यक है। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पूरा चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत नया चीज़ आपने इसमें सीखा है। तो इस चैप्टर को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सारे अच्छे अच्छे डेफिनेशंस, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं ताकि आप क्या कर सकें, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर सकें।